बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू गैप स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने टूल्स के बारे में पढ़ा। तो क्लास 3 के बाद जब मैंने आपको शेप टूल समझाया तो उसके अंदर जो बाकी टूल्स बचे थे वो मैंने स्किप किए थे, क्योंकि उन टूल्स का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए, क्योंकि ये टूल्स कोरल ड्रॉ का हिस्सा हैं। तो आपको इन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बंदा एक डिज़ाइनर बनता है तो उसको जो वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है तो उसको उसके सारे यूजेस के बारे में पता होना चाहिए। सो इसी वजह से मैंने सोचा कि जो कोरल ड्रॉ के शेप टूल के अंदर जो बाकी टूल्स बचे थे उनके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। तो आज की वीडियो इन्हीं टूल्स के ऊपर है, एक छोटे से टॉपिक के ऊपर है। तो चलिए कोरल ड्रॉ की स्क्रीन पर चलते हैं। जी, तो आप कोरल ड्रॉ की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगाऊंगा, इसमें कलर फिल करूंगा, इसको मैं जूम करूंगा। यहाँ पर अगर मैं शेप टूल के एक छोटे से एरो पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर इसने मज़ीद टूल्स शो किए हैं, जिसमें स्मूथ, स्मेयर, ट्रिल और इस तरह के बाकी सब टूल्स हैं। कोरल ड्रॉ में डिज़ाइनिंग करते वक्त इन टूल्स का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी काम किए हैं कोरल ड्रॉ के अंदर मेरा इन टूल्स का कभी भी मैंने यूज़ नहीं किया। कोई भी काम हो अगर इनका यूज़ होता भी हो तो मैं दूसरे टूल से कर लेता हूँ। वो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से टूल्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन आज हम इन टूल के बारे में देखेंगे। शेप टूल में अगर हम देखें तो हमने ऐसे कॉर्नर्स को स्मूथ करना सीखा था, जो कि शेप टूल ऐड करने से इसको ड्रैग करते थे और कॉर्नर स्मूथ होते थे। इसी तरह स्मूथ टूल है जो, इसका भी यूज़ कुछ इस तरह ही है। अभी मैंने स्मूथ टूल को पिक किया तो प्रॉपर्टी बार में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, जस्ट इसका साइज़ और इसका जो एंगल है वो ही शो हुआ है। स्मूथ शो हुआ है कि वो कितने परसेंट तक या कितनी स्पीड से उसको स्मूथ करेगा। तो जैसे मैंने कॉर्नर्स को स्मूथ किया, एक तरीका वो है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो मैंने जैसे ही इसको पिक किया और कॉर्नर पे रख के क्लिक किया तो आपने देखा कि इसने शेप को उसके कॉर्नर्स आपको पता है हार्ड होते हैं, क्योंकि कॉर्नर जो भी होगा वो हार्ड ही होगा। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक करके रखा, होल्ड किया, तो इसने इसको स्मूथ कर दिया। अगेन मैं अगर इस वाले टूल कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके होल्ड करता हूँ तो आपने देखा कि इसने इस कॉर्नर को भी स्मूथ कर दिया। इस टूल का इस्तेमाल सिर्फ इतना ही है, इससे मज़ीद ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप किसी भी कॉर्नर पे इसको रख के अगर होल्ड करते हैं तो वो इसको स्मूथ कर देगा। अगर मैं इस वाले कॉर्नर पे करता हूँ तो वो इसको भी स्मूथ कर देगा। सेम ऐसे ही आप शेप टूल के साथ भी कर सकते हैं। मैंने आपको शेप टूल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल में जाकर शेप टूल की वीडियो को वॉच करें। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, उसके अंदर मैंने शेप टूल को काफ़ी डिटेल के साथ बताया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करूँगा। तो ये आपके पास स्मेयर टूल है। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा लंबी नहीं है। ये एक कॉर्नर जैसे आप समझ लें कि कॉर्नर की तरह है और ये स्मूथ है, ये इसका साइज़ है और ये इसका प्रेशर है। अगर मैं इसको अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ कहीं पे भी तो ये शेप को कुछ इस तरह से चेंज करेगा। कंट्रोल Z करूँगा। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो ये शेप को इस तरह, इसका यूज़ इस तरह ही बस इतना ही है। अगर आप एक क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, क्रिएटिव माइंड रखते हैं, तो आप इस टूल का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो बंदा क्रिएटिव होता है वो इस तरह की शेप्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। कोई भी वेव बनाने के लिए, कोई भी शेप को स्मूथ करने के लिए। अगेन मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको
शेप टूल की सिंपल शेप टूल की मदद से करता तो मुझे काफ़ी टाइम लगना था। आपने देखा कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स ऐड हुए हैं, तो मुझे उसके साथ करते हुए काफ़ी टाइम लगना था। पॉइंट्स को मैच करते हुए, ज्वाइन करते हुए, उनको कर्व में कन्वर्ट करते हुए। तो इसलिए कोरलड्रॉ ने ये आपको स्मेयर के नाम से एक टूल दिया है, जिससे आप ये कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल Z करके अगर इसको पिक करके ड्रैग करता हूं, तो आपने देखा इसने छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक कॉर्नर बनाया। अगर मैं इसको करता हूं, इसने भी छोटा सा बनाया। अगेन अगर मैं इसको ओके करके नीचे से करता हूं, तो आपने देखा कि इसने इसको बहुत ही बड़ी शेप में कन्वर्ट किया। अब मैं नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करूंगा, जिसका नाम ट्विरल है। ये एक समझ लें कि एक सर्कल में आपकी गुलाई करने के काम आएगा। अगर मैं इसको शेप सेलेक्ट करता हूँ और ट्विरल को पकड़कर इसके कॉर्नर पे रख के होल्ड करता हूँ, तो आपने देखा इसने इसके कॉर्नर को इस तरह कर दिया। अगर मैं शेप टूल से इस शेप को मैनुअली करना चाहूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, जिसकी वजह से आपका अपना भी टाइम वेस्ट होगा और एक प्रॉपर शेप भी नहीं बन पाती। अगर मैं इसको यहाँ पर रख के करता हूँ, जस्ट मैं कुछ नहीं कर रहा, ना कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ, जस्ट माउस का क्लिक इसके कॉर्नर पे रख के होल्ड कर रहा हूँ। लेफ्ट क्लिक को मैंने होल्ड किया है, तो आपने देखा इसने इसको सर्कल में कर दिया। आप इसकी लाइन और कॉर्नर्स में कहीं पे भी ये टूल अप्लाई कर सकते हैं। दरमियान में इसका यूज़ नहीं होगा, किसी भी शेप के दरमियान में ये टूल काम नहीं करेगा। आप जस्ट इसकी लाइन और कॉर्नर्स को इस तरह सर्कल में कर सकते हैं। इसका भी ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ये आपका प्रेशर है या रेट है, जिस रेट से वो सर्कल में मूव करेगा, और ये इसके एंगल हैं। अगर ये वाले एंगल से अगर मैं इसको करता हूं, तो आपने देखा कि ये इस एंगल को मूव कर रहा है। अगर मैं ये एंगल पिक करता हूं, तो ये दूसरे एंगल में, इसके ऑपोजिट एंगल में मूव करेगा। कंट्रोल Z करूंगा। इस टूल का इस्तेमाल भी इतना ही है, लेकिन अगर आप कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये टूल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टूल है। इसके बाद अट्रैक्ट एंड रेपल के नाम से एक टूल है। ये आप समझ लें कि मैग्नेट टूल की तरह है। ये किसी दूसरी शेप को अपनी तरफ भी खींचता है। अगर मैं इसका यूज़ आपको दिखाऊं, इसकी भी ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। जस्ट इसका प्रेशर है और इसका रेट है, इसका साइज़ है, और ये दो एंगल हैं। अगर मैं इसके कॉर्नर्स को इस तरह मूव करता हूं, तो आपने देखा कि इसने ये दोनों कॉर्नर्स को मैच कर दिया। कंट्रोल Z करूंगा। अगर मैं इस शेप को थोड़ा सा क्लोज करूं और अब मैं इसका इस्तेमाल करूं, तो मैं इसको ऊपर की तरफ जब ड्रैग किया, तो ऊपर की शेप खुद ब खुद ही नीचे की तरफ आ गई। अगर मैं इसको यहाँ पर सिर्फ होल्ड करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूं, और ऊपर की शेप खुद ब खुद ही नीचे की तरफ मूव हो रही है। मैंने कीबोर्ड से कोई भी की को प्रेस नहीं किया, जस्ट सिंपल मैंने इसके ऊपर की तरफ इसको जब मैंने ड्रैग किया, तो ऊपर वाली शेप नीचे की तरफ मूव हुई। कंट्रोल Z करूंगा। अगर मैं इसके इस कॉर्नर को यहाँ से ऐसे मूव करता हूँ, तो आपने देखा ये वाला कॉर्नर खुद ब खुद ही इसकी तरफ मूव हुआ। अगर मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ, तो ये कॉर्नर इसके साथ खुद ब खुद मैच करेगा। इस तरह आप एक क्रिएटिव शेप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप गारमेंट्स में सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो इस तरह के डिज़ाइंस बहुत ही काम आते हैं सब्लिमेशन में, क्योंकि सब्लिमेशन होती ही कुछ डिफ़िकल्ट डिज़ाइन भी होते हैं उसमें, जिसमें आपका ये टूल काफ़ी काम आते हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लाता हूँ, ये कॉर्नर्स को मैच करता है। अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ, मज़ीद आगे लेके चलूँ, तो ये कॉर्नर्स खुद ब खुद अपने साथ मैच करता चला जाता है। आपने देखा कि इसने इसको एक अजीब सी शेप में कन्वर्ट किया है। अगर मैं शेप टूल से ये सारे काम करना चाहूँ, तो ये काफ़ी मुझे टाइम लगेगा इस तरह की शेप्स बनाते हुए। मे बी वो इस तरह की ना भी बने, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी जैसा और क्रिएटिविटी जैसा काम है। कंट्रोल Z करूँगा।
कंट्रोल जेड की कमांड से अगर आपने कोई चीज़ की कंट्रोल जेड तो वो ज़्यादा स्टेप पीछे चले गई, लेकिन आप इतने स्टेप उसको पीछे लेके नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा पीछे चली गई। अगर मैंने अभी कंट्रोल जेड किया, ऐसी शेप थी, मैंने इसको कंट्रोल जेड एक दफ़ा किया तो ये इस तरह की शेप में आई छोटी में, इसको मैंने अगेन कंट्रोल जेड किया तो ये फिर बड़ी होगी, जबकि मैंने इसको खुद मैनुअली ड्रैग किया था। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करूंगा तो इसने इसको अंडो कर दिया। अंडो का बी अंडो होता है, अगर कंट्रोल जेड कमांड है, अपने कंट्रोल जेड का बी कंट्रोल जेड करना है। आसान लफ्जों में मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा कि आपने अगर कंट्रोल जेड का बी कंट्रोल जेड करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक एंगल लगाकर रेक्टेंगल लगाता हूँ और इसमें कलर फिल करता हूँ और एक यहाँ पे रखता हूँ, अब मैंने कंट्रोल जेड किया, एक हाँ यहाँ पे 3 रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 2 मेरे पास रह जाएं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये 2 रह गए। अगर मैंने जल्दी में कंट्रोल जेड 2 दफ़ा प्रेस कर दिया तो ये 1 रह गया। अब मैं चाहता था कि ये 2 बाकी रहें, 3 थे तो मैं चाहता था कि 2 रहें 1 ना रहे, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करूंगा तो वो एंडो का बी एंडो कर देगा, यानी कि वो जो शेप थी वो वापस आ जाएगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ। हम इस टूल के ऊपर थे, अगर मैं इस वाले टूल पे इसके सेकंड पे क्लिक करूं, जो इसने इन्होंने कोरलड्रा में इसका सेकंड ऑप्शन है, तो ये शेप को बाहर की तरफ को मूव करेगा। अगर मैं इसके इस कॉर्नर पे रख के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करता हूं तो आप देखिएगा, सॉरी शेप सेलेक्ट करिए पहले, इसके बाद अगर मैं इसके इस कॉर्नर पे रखता हूं तो आपने देखा कि मैंने जस्ट क्लिक करके होल्ड किया तो इसने सर्कल की तरह इसको जस्ट लाइक ऊपर वाले सर्कल ने नीचे वाली चीज को ट्रिम कर दिया, नीचे वाली चीज को काट दिया। अगेन अगर मैं होल्ड करके रखता हूं तो वो नीचे की तरफ मूव होगा। यहां पर अगर मैं होल्ड करके रखता हूं तो वो बाहर की तरफ मूव हुआ। कुछ शेप में वो बाहर की तरफ भी मूव होगा, इंटरनल भी मूव होगा, उसके अपोजिट साइड भी मूव होगा, यहां पर भी आउटसाइड को मूव हुआ। तो ये दोनों इस टूल के रेपल टूल के यूज थे। अगर मैं क्लिक करके कंट्रोल जेड करूंगा पहले, अब मैं नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करूंगा। इस टूल का इस्तेमाल क्या है, इसकी भी ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ये इसका एंगल है, ये इसके पॉइंट्स हैं और ये इसका साइज़ है। ये जस्ट लाइक अरेजर टूल की तरह है। अगर आप आर्टिस्टिकल वर्क करते हैं, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो बहुत ही बारीकी में जाकर चीज़ को ड्रा करते हैं, तो अगर आप कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्री ड्रा कर रहे हैं और उसमें आपको डिटेल्स ऐड करनी है, कुछ चीज़ को मिटाना पड़ता है, कुछ ऐड करना पड़ता है। अगर आपको कुछ चीज़ को अरेज करना पड़े तो आप इस मैश टूल की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अरेज करते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आपने देखा कि इसने इसको इतना अरेज कर दिया। अगेन अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ करता हूँ तो इसने इसको यहाँ से अरेज कर दिया। इधर से इसका साइज बड़ा होगा, यहाँ से इसके पॉइंट बड़े होंगे। अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो आपने देखा कि इसने इसके साथ ये भी चीज़ को छोड़ा। ये देखें, अगर मैं यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ रखता हूँ तो वो अंदर से कलर को बाहर ले जाएगा। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो वो बाहर की तरफ मूव करेगा कलर, और अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ आता हूँ तो वो इस तरह से मूव करेगा। ये टूल भी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला। अगर आप कोई डिटेल में या बारीकी में जाकर डिज़ाइनिंग करते हैं तो फिर ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। सबसे एंड पे है रफन टूल के नाम से कोई टूल है। अगर ये टूल क्या करता है, ये सिंपल आपको जस्ट लाइक जिग जैग डिज़ाइन क्रिएट करके देगा। अगर मैं इसके कॉर्नर पे यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो आपने देखा कि ये उसको पीछे से जिग जैग में कन्वर्ट कर रहा है। ये देखें, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, कंट्रोल जेड करूँगा, अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो ये नीचे जिग जैग ऐड करता जाएगा। जहाँ तक मैं इसको होल्ड करके ड्रैग करके मूव करूँगा ये जिग जैग करता जाएगा। इसको कंट्रोल जेड करूँगा, ये इसके जिग जैग का अमाउंट पूछता है कि आप कितने जिग जैग ऐड करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ
और अब मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने इसको बारीक कर दिया, क्लोज कर दिया। अगर आप इनका फासला कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास इसी वजह के से मौजूद है। आप इसकी मदद से इनका फासला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसको 2 पे करता हूँ और अगेन अब क्रिएट करता हूँ तो अभी आपने देखा कि थोड़ा सा फासला ज़्यादा है। इसकी अमाउंट को मैं अगेन चेंज करूँगा और अब आपने देखा कि ये मज़ीद बारीकी डिटेल में चला गया। ये भी अगर आप शेप टूल की मदद से करने मैनुअल बैठें तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ये कोई भी शेप ऐसी है जो आप क्रिएट करते हैं वो आपको शेप टूल की मदद से मैनुअली तरीके से बहुत ही टाइम लेती है। आपको एक अलग अलग पॉइंट्स क्रिएट करना पड़ते हैं और उसके बाद उनको कन्वर्ट टू कर्व भी करते हैं, लाइन में भी करते हैं। तो ये आज की क्लास में सिर्फ मैंने आपको इतना ही बताना था। शेप टूल के अंदर जितने भी टूल हैं ये सारे ही ऑब्जेक्ट की, टेक्स्ट की, किसी भी चीज़ की शेप को चेंज करने के काम आते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद टूल्स के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।